तो बेटा आपको जैसे मैंने पिछली क्लास में यूनिट 1 पे लेवी एंड कलेक्शन जो कि लास्ट टॉपिक होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के नीचे भी 9 गिवन है और उसके ऊपर भी 9 लिखा हुआ है। जो इसके नीचे 9 है वो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 है जिसमें हम लेवी एंड कलेक्शन देखते हैं। और इसको मैंने अब आपके लिए आगे पढ़ाने के लिए इस बुक से उठाया है जो कि निरुपम की बुक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये लिखी है डॉक्टर विपुल विनोद ने। इनकी में काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है और इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है इजली कि लेवी या फिर टैक्सेशन ऑफ जीएसटी जो हम टैक्स लगा रहे हैं और कलेक्शन, तो दो अलग अलग पार्ट में है। लेवी ऑफ जीएसटी मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि जो हम चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं। इसमें देखिए कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों ही यूज हो जाती हैं। इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आप समझते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड लेवी। तो अब अगर मन में बात किसी के भी डाउट आ जाए कि सर ये लेवी क्या है और किस लिए हम कर रहे हैं, तो जो ये प्रोसेस हमारे पास टोटल दे रखा है, प्रोसेस का मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा है, स्टार्टिंग के जीएसटी से लेकर लास्ट तक का जो कलेक्ट किया है, इस पूरे ही प्रोसेस को हम लोग चार्ज के टर्म पे यूज करेंगे जो कि हमारे लिए लेवी वर्ड में रहेगा। और इसके अंडर में सीजीएसटी बता चुका हूँ, एसजीएसटी भी आपको पता है, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी सब इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं। अब जो लेवी वाला टर्म है इसको हम लोग किस किस तरीके से नेचर से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो अब हम आते हैं इसके नेचर के ऊपर। तो इस नेचर में आप सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पहले जीएसटी के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर सारे टर्म्स दिए गए हैं क्योंकि जब चार्ज हो रहा है तो ये पूरा प्रोसेस ही जीएसटी का आपको पता है, उसी को एक बुक इस लैंग्वेज में। नंबर 1, लेवी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। तो शुरू में बताया कि ड्यूटी ये नहीं है, यहाँ पर टैक्स हम लोग टर्म यूज करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में टैक्स और ड्यूटी का डिफरेंस बताया था। सेकंड, इट इज इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली जो लिंक है ये जीएसटी के लिए है। इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बट इम्पोज्ड ऑन सप्लाई। तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ टर्म सप्लाई के टर्म की बात करते हैं, ये डुअल टर्म पे यूज किया जाता है, ये भी आपको जीएसटी के टर्म में पता था। फिफ्थ टर्म बताता है कि स्टेचुरी है, ऑटोमेटिक टैक्स सिस्टम है। ये आप जानते हैं कि हम जीएसटी पोर्टल पे ऑटोमेटिकली सारा काम करते हैं। जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट वो कलेक्ट करती है। तो ये जो नेचर के पॉइंट हैं ये ऑलरेडी आपने कई बार पढ़े हुए हैं, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आंसर आप इजीली मेंटेन कर लेते हैं। इसी पे ही जब हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए पॉइंट हमारे पास 7th और 8 है। 7th क्या दे रखा है, टैक्स इम्पोजिशन एंड असेसमेंट आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब ये है कि टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद में जो उसको कलेक्ट किया जा रहा है उन दोनों में अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों को अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। देन 8 है मर्चेंट ओनली सपोर्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब जो मर्चेंट का मतलब जो बिजनेसमैन है उनकी बात हो रही है। तो इस नेचर से हम लोगों ने 8 पॉइंट देख लिए। आफ्टर देन प्री कंडीशन फॉर लेवी ऑफ जीएसटी, द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फॉर ट्रांजैक्शन टू बी चार्जेबल टू जीएसटी। किसी भी कंडीशन में अगर जीएसटी के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उन्हीं की ही बात हो रही है। सो नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। हाँ सर हमें पता है। टैक्सेबल पर्सन डेफिनेशन में कई बार आ चुका है, सर हमको पता है। और टैक्सेबल पर्सन की तरफ से सप्लाई होनी चाहिए, सर ये भी पता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता रखे हैं। अब ये पावर टू लेवी जीएसटी, ये सारा का सारा पावर गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया, तो आपने जीएसटी की हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें आर्टिकल पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था 246A जो कॉन्स्टिट्यूशन है विच वाज ब्रॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, अमेंडमेंट हुआ था। और अमेंडमेंट 101 101 भी आप पढ़ चुके हैं
granted the coexistent power to both parliament and state legislature to make laws with the respect of GST tax. Nevertheless, clause 2 of article 246A read with article 269A provides with the exclusive power to the parliament. तो आपने ये पावर टू लेवी नया पॉइंट नहीं है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा था जीएसटी के लिए, जहां पे अमेंडमेंट सब आपको बताए गए थे। अच्छा, टू वूम जीएसटी एप्लीकेबल, और किनको हम इसके दायरे में रखते हैं, ये मैंने कल वाली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किन किन पर्सन्स को हम लोग दायरे में रखते हैं। तो ये एक बुकिश लैंग्वेज और आंसर लिखने के फॉर्म पर पॉइंट वाइज दे रखा है। तो इसके अंडर में अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एवरी पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि अब ये 40 लाख पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो 40 लाख के ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हीं के लिए जो है ज़रूरी हो जाता है आफ्टर देन रजिस्ट्रेशन कराना। देन सेकंड हमारे पास पॉइंट है टू एनी पर्सन, अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं किसके लिए, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई में, ई कॉमर्स ऑपरेटर इनको ज़रूरी है, एवरी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विस भी डील कर रहा हो ई कॉमर्स के थ्रू, तो वो भी हम करेंगे सर। तो 3 और 4 में डिफरेंस क्या है बेटा, 3 जो है वो ऑपरेटर के बारे में बात करता है, और 4th जो है वो ई कॉमर्स में जो ऑपरेटर के थ्रू पर्सन इंगेज हैं उनकी बात करता है। 5th एग्रीगेट सर्विस एंड सप्लाई, ये ऑलरेडी आप डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जो कभी कभी वाले पोर्शन में है। एनआरआई अगर काम करेगा आके तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। जो बंदा कलेक्ट करेगा जीएसटी वो भी पार्ट आएगा। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर ये भी इसके पार्ट में है। देन 10 पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस, तो ये एरिया जो है डेफिनेशन में ऑलरेडी इंक्रीज करके आपने पढ़ा हुआ है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्या है और हम कैसे इस एरिया को पढ़ेंगे। तो ये इतने पॉइंट्स जो दे रखे हैं, आगे 11, 12, 13, 14 उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये आपने सब इंट्रोडक्शन से लेकर डेफिनेशन में पढ़ा है। देखिए 11, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था अगर किसी को रिवर्स चार्ज लेना है तो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा, तो वो भी लेवी का पार्ट है। क्योंकि लेवी क्या है, वो पूरा ओवरऑल एक प्रोसेस है जहाँ पे गुड्स की एंट्री होती है सेल होने के लिए, और जब तक का कस्टमर उसको कंज्यूम नहीं कर लेता, कस्टमर तक का गुड्स जाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस ही लेवी के पार्ट में आता है। तो इसलिए 13 देखिए, जीएसटी डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरिस्ट। ये आपको पता है कि हम पेट्रोल पे और ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल को छोड़ ले लिया जाए तो इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं होता। देन 14, जीएसटी डज नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन इंगेज इन एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट लायबल टू पे टैक्स या होली एग्जेम्प्ट, मतलब ऐसे में डील कर रहा है कि वो कंटेंट जो है एग्जेम्प्ट है या फिर जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते। तो सर क्या ये पूरे 14 पॉइंट्स हमको लिखने होंगे? कल की क्लास में देखिए मैंने पैराग्राफिक फॉर्म पे आपको इंट्रोडक्शन दिया था लेवी का, तो अगर आप चाहें तो पैराग्राफिक फॉर्म पे अपना इंट्रोडक्शन लिखें, और अगर चाहें तो पॉइंट वाइज लिखें। इसलिए मैंने आज आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप कराए ताकि आपका आंसर अच्छा रहे। अब आपका टर्न, बताइए किसी स्टूडेंट को कुछ 14 पॉइंट तक दिक्कत लग रही है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किसी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एनी स्टूडेंट? अच्छा अच्छा, तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन अगर पूछना है तो बताएं, अदरवाइज फिर मैं प्रोविजंस के ऊपर आ जाता हूं। अब आते हैं प्रोविजन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी जो एक्ट हैं इनके सारे प्रोविजंस किन किन से रिलेटेड हैं, कहाँ कहाँ पर हम किनको हम यूज करते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेटा आपने जैसे सबसे पहले कई बार पढ़ा हुआ है कि हम सीजीएसटी की बात करते हैं। हाँ सर, सीजीएसटी टर्म पता है। तो इसके रिगार्डिंग लेवी लगाने के लिए सीजीएसटी में सेक्शन 9 हमारे पास है।
इसी तरह हम लोगों ने IGST पढ़ा है, इसके लिए हमारे पास सेक्शन 5 में इंफॉर्मेशन गिवन है। देन हमने UGST पढ़ा, UT मतलब यूनियन टेरिटरी, तो UTGST भी टर्म हमको पता है, इसके लेवी के इंफॉर्मेशन 7 में गिवन है। सर SGST पढ़ा, हाँ बेटा आ रहे हैं। SGST जो है ये सेक्शन 9 में, तो सर CGST और SGST दोनों ही 9 में है, इसीलिए तो ये दोनों एक साथ 50-50 कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपको अब ये सेक्शन याद रहे। वैसे भी आपसे उम्मीद नहीं रखी जाती कि आप एग्जामिनेशन में इतने ढेर सारे सेक्शन याद भी करेंगे। और सेक्शन 8 में हम कंपोजिशन स्कीम, जो कंपनसेशन है स्टेट को दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कंपनसेशन स्टेट को देने का मतलब, क्योंकि जब GST सेंटर कलेक्ट कर रहा है, तो जो पहले GST से पहले स्टेट गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे, अब वो पैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में हैं, तो इन सब का कलेक्शन करके पिछले वाले से अगर कंपेयर किया जाए तो स्टेट नाराज होता है कि पहले हमको ज़्यादा टैक्स मिलता था, अब अगर हमको कम मिल रहा है। तो इस तरह जिन स्टेट्स को कलेक्शन में दिक्कत हुई इनकम में, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनकम होती है स्टेट के लिए, तो वैसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को उसका रियम्बर्समेंट करते हैं, कंपनसेशन देते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन अंडर CGST। तो अभी आपने देखा कि सेक्शन 9 में आप CGST की बात करते थे, तो CGST जो प्रोविजन 9 है उसके लिए जब हम बात करेंगे तब किन तरीके से इनको हमें समझना होता है, बहुत ध्यान से चलिएगा। बहुत अपना माइक थोड़ा सा आप लोग बेटा म्यूट कर लीजिए। अब हम इसको अलग अलग टर्म में पढ़ेंगे। तो पहले हम जब CGST देख रहे हैं, तो CGST के लिए इसको हमें 3 स्टेज में समझना होगा, 3 पार्ट में समझना होगा। एक है नॉर्मल चार्जेस, फिर रिवर्स चार्जेस बहुत बार आता है, क्या है रिवर्स चार्जेस, और फिर ई-कॉमर्स ऑपरेटर चार्जेस। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? CGST की। अगर थोड़ा सा इसको आप ढंग से यहाँ समझ लेंगे तो यही टर्म जो है आपके लिए SGST में हेल्प करेगा। तो लेवी के पार्ट पहला सेक्शन 9 जिसमें गिवन है, इसके अंडर में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ नॉर्मल चार्जेस। सर ये नॉर्मल चार्जेस क्या हैं? तो नॉर्मल चार्जेस जो है उसकी डेफिनेशन देखिए क्या गिवन है। डेफिनेशन डिफाइन अंडर सेक्शन 9 जो बेस्ड है 9.2। तो हमको ये सब नहीं ध्यान देना, सिर्फ आप मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे जिससे कि आपका आंसर रेडी हो जाए। क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड क्रूड। पेट्रोल जो क्रूड पेट्रोल है, पेट्रोलियम, उसको हम लोग इसमें नहीं लेते। हाई स्पीड डीजल नहीं लेते, मोटर वाली स्पिरिट इसमें नहीं ली जाती, जिसको हम लोग पेट्रोल के नाम से जानते हैं। नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल टू बी लेवाइड विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट टू बी नोटिफाइड। तो अभी मैंने बार बार क्या बोला कि इनको हम नहीं लेते हैं, इनको एग्जम्प्ट कर रखा है। तो हम कब से लेंगे? जब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। तो फिर क्या क्या चीजें इसके अंडर में आती हैं, अब इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी ए टैक्स लेवाइड कॉल्ड सेंट्रल। तो ये CGST टैक्स के बारे में बात करता है। ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट द सप्लाई। ये नीचे बताया दिया किनको हम इंक्लूड नहीं करते। बच्चे जल्दबाजी में आंसर लिखते समय यह टर्म भूल जाते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट भी लिख डालते हैं। बेटा इंट्रा स्टेट में ही SGST और CGST आता है। जब हमारा इंटर स्टेट हो जाता है तो वहाँ इंटीग्रेटेड चलता है। तो सर हम इसमें से क्या याद रखेंगे? तो ये दोनों पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ बताता है कि क्या है, क्या इंक्लूड है, और सेकंड पैराग्राफ बताता है कि जो इंक्लूड नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने इसके ऊपर अंडरलाइन भी कर दिया, एक नज़र आप देखेंगे पता चल जाएगा कितने कंटेंट जो हैं इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। अच्छा अब थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मिस्टर ए के बारे में यहाँ पर लिखा है, एक हमारा बिजनेसमैन है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए who is resident of गाजियाबाद supply goods to Mr. B who is resident of मेरठ।
तो देखो गाजियाबाद और मेरठ दोनों की हम बात करें तो ये सेम स्टेट के अंडर में आता है। सर कैसे सेम स्टेट बेटा, अगर यूपी में देखें तो दोनों ही तो इसका पार्ट है, तो अगर दोनों पार्ट हैं तभी ये इंक्लूड हो रहा है। अगर यही चीज यहाँ पे गाजियाबाद की जगह अगर हम टर्म डाल देते यहाँ पे दिल्ली, तो बेटा यहाँ पर स्टेट बदल जाती। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है इस सीजीएसटी की बात नहीं करते, तो हमें टॉपिक पढ़ना होता आईजीएसटी। अच्छा, अब मिस्टर बी को इसने दिया लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन दिस केस विल बी डन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंडर में आ रहा है। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया उत्तर प्रदेश। बिकॉज गुड्स आर यूज्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दस आफ्टर कलेक्शन, क्योंकि कलेक्ट कौन करेगा, यूपी करेगा। आफ्टर कलेक्शन सीजीएसटी एसजीएसटी, मैंने कहा था सीजीएसटी यहाँ ढंग से पढ़ लीजिए, इसके साथ में एसजीएसटी आपका रेडी हो जाएगा। द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स विल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर कलेक्ट कौन करेगा बेटा, अभी है कि ये उत्तर प्रदेश के अंडर में आ रहा है और ये सारा कलेक्शन का काम और लगाने का काम, पूरा प्रोसेस और कलेक्शन सब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करेगी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, उनका शेयर। अच्छा, फिर द शेयर ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, दोनों के अकाउंट में अलग अलग चला गया बाय मिस्टर ए। देयर इज नो नीड टू डू सम सेपरेट अरेंजमेंट एज इन इट। सर ये किस तरीके से हो जाएगा, अच्छा अभी आगे सुनिए। एज पर द एक्ट द लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर ए इज टू कलेक्ट द टैक्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर बी इज टू पे। तो अब इस जगह पर इसको आप बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई यहाँ नई बात नहीं है। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया आप कहेंगे, तो देखिए कई बार आपको बताया कि हम लोग यहाँ दो पार्टी की बात करेंगे, दो पार्टी की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन था, ए हुज अ रेसिडेंट सप्लाई गुड्स। तो जो सप्लाई करता है उसको अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो मैंने सिखाया था कि आप उसको सेलर ले लेंगे और ये परचेजर के पार्ट में आ जाएगा। दो बात हो गई। तो बेटा जो परचेजर है परचेज करते समय वो उसका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि यहाँ पर उसकी लायबिलिटीज है, उसका दायित्व तो है कि वो उस टैक्स को पे करे, इसलिए ऑब्लिगेशन वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। और मिस्टर ए फिर सर क्या करेंगे, मिस्टर ए ये तो टैक्स पे करेगा, तो जब ये टैक्स पे करेगा तो मिस्टर ए उस टैक्स को कलेक्ट करेंगे। ये सीक्वेंस आपको बहुत ढंग से पता है कि जो सेलर होता है वो कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, अभी रजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ बात हो रही है। अब कलेक्ट करने के बाद सर ये गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक, तो इसको गवर्नमेंट के अकाउंट को भेज देंगे। सर गवर्नमेंट के अकाउंट यहाँ कैसे कैसे, बेटा वो दो हो गए, एक हो गया तुम्हारा सीजीएसटी और एक हो गया तुम्हारा एसजीएसटी। तो दोनों ही अकाउंट में 50-50% ये ट्रांसफर कर देंगे और अकाउंट तक का सारा पैसा चला जाएगा। और इस तरीके से अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो पोर्टल पे जा करके अपना प्रॉब्लम और डाउट्स को आप दूर कर सकते हैं। अब इसी के अंडर में जगह जगह जो एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने पूरी स्टोरी सुनाई। बाय स्टडीइंग द अबव सेक्शन 1 और 2, 1 जो था फुल डिफिनेशन थी, 2 जो है इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में दे रखा था। इसके साथ में यही वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अभी ओरली आपको बताया एक बार कि किन किन को इंक्लूड करेंगे किन को हम नहीं करेंगे। ये वही एक्सप्लेनेशन है, इसको मैंने आपको ओरल बता दिया। और फिर ये 40% जिन्होंने एग्जाम्पल लिया है एसजीएसटी का, अभी मैंने आपको ग्राफ के थ्रू एक बनाया बताया कि 50-50% जो है वो दोनों बांट लेंगे अगर जो है वैल्यू ऐसे दे रखी हो, अगर 40 या 20-20% हो जाएगा। तो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ कि जिन लोगों को पढ़ने का मन हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर और कोई नई बात, यहाँ 7 तक का वही सब बातें कही गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। देन अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड होता है हमारे लिए रिवर्स चार्जेस। रिवर्स चार्जेस का क्या मतलब है सर, नॉर्मल चार्जेस तो हो गया कि टैक्स कलेक्ट हुआ और टैक्स कलेक्ट करके जो है वैल्यूज दे दी गई। अब रिवर्स चार्जेस के ऊपर आना होगा। तो रिवर्स चार्जेस को हम लोग कल की क्लास में कवर अप करेंगे, इस वजह से कि आज जो है स्ट्रेंथ क्लास की थोड़ी सी
कम मुझे दिख रही है, और ये रिवर्स चार्जेस इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग कल की क्लास में रिवर्स चार्जेस कवर करते हैं। ओके बेटा, बाकी किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप बताइए।